हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है क्लास में आप सभी का। मैं राहुल। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत बल रेखाएं। फ्रेंड्स, यदि आपने पिछली क्लास को देखा होगा तो आज की क्लास समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। फिर भी यदि आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर एक बार ज़रूर क्लास को देखिए। बहुत सारी क्लासेस हमने फर्स्ट चैप्टर से डाले हैं। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कर लें। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको पिछले क्लास से कनेक्ट करता हूँ। हम पढ़े थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, जैसे कि हम यहाँ पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं। ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कई सारे बिंदु होते हैं, कई सारे बिंदु हैं, ठीक है, कई सारे बिंदु हैं और सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग होती है, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया था। और हम कैसे ज्ञात करेंगे ये भी मैंने बताया। इसके लिए हमने कई सारे फार्मूले बताए थे, जैसे कि E = हमने बताया था F/Q0 बताया था। एक हमने बताया था कि यदि बल निकालना है तो E = Q × F होगा, ठीक है। एक और फार्मूला जो हमने बताया था E = 1/4πε0 × Q/Q0/R²। तो ये तीन फार्मूले हमने बताए थे। कैसे हमने ये सारा चीज़ कैसे आता है वो सब कुछ हमने वहाँ पर डिस्कशन किया था। हमने एक चीज़ और भी बताया था, जैसे कि यहाँ पास एक फार्मूला लिखा हुआ और इस फार्मूले के माध्यम से आप डिफिनेशन कैसे बना सकते हैं, इसको भी मैंने बहुत ही आसानी से चीज़ों को समझाया था। यदि आप डिफिनेशन भूल जाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से इस सूत्र के माध्यम से फार्मूला बना सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ आज की क्लास पर। फ्रेंड्स, हम पढ़ने वाले हैं आज हम विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं जो होती है, तो विद्युत बल रेखा जो होता है, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक व निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र एकांक धनावेश गमन कर सकता है, ठीक है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि ये एक विद्युत क्षेत्र है, ये एक विद्युत क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक व निष्कोण वक्र। देखिए, काल्पनिक व निष्कोण वक्र कहने का तात्पर्य कि जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं काल्पनिक होती हैं, ठीक है, वास्तविक नहीं होती, काल्पनिक होती हैं। और निष्कोण वक्र यानी कि स्ट्रेंथ लाइन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पास एक पॉइंट है और इसको हम ऐसे मोड़ कर चला दिए, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रेंथ कर्व यानी कि निष्कोण वक्र, ठीक है, स्ट्रेंथ कर्व। अब क्या होगा, अब इस पर आते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र में कई सारे बिंदु होते हैं, जैसे कि हमने आपको पिछली क्लास में बताया था। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हमने बताया था कि अगर विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई बिंदु है जिस पर हम एकांक धनावेश रख देते हैं और एकांक धनावेश में विद्युत क्षेत्र के कारण इस एकांक धनावेश पर ये जितने बल का अनुभव करता है वह इस बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी होती है। इसके साथ ही हमने बताया था कि जो बल होता है इसकी दिशा होती है। तो ये एकांक जो आवेश होता है इस विद्युत क्षेत्र में जिस ओर गमन करता है, ठीक है, तो एकांक धनावेश पर एक बल कार्य करता है और इस बल की एक दिशा होती है। तो जिस दिशा में यह जाता है, जिस दिशा में कार्य करता है एकांक आवेश उसी दिशा में जाता है। तो जिस दिशा में जाता है और रेखाएं बनाती है, जिस दिशा में एकांक आवेश जाता है, गमन करता है, वह उसकी विद्युत बल रेखाएं होती है, ठीक है। इस बात को समझ गए। जैसे कि एकांक धनावेश ये है और एकांक धनावेश यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो इस रेखा को हम क्या बोलेंगे, विद्युत बल रेखा कहेंगे या क्षेत्र रेखाएं कहेंगे, ठीक है। इस बात को आप समझ गए हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पास देखेंगे कि यहाँ पास एक धनावेश है और इस धनावेश से होकर कई सारी रेखाएं निकल रही हैं। अब हमें नहीं पता कि इनकी रेखाओं की दिशा क्या है, ठीक है, हमें नहीं पता है कि इन रेखाओं की दिशा क्या है। क्या यह रेखाएं बाहर से एकांक धनावेश की ओर आ रही है कि धनावेश से निकलकर अनंत की ओर जा रही है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस धनावेश पर एकांक धनावेश रख देते हैं, ठीक है, एकांक आवेश रख देते हैं। और जैसे ही हम एकांक आवेश रखते हैं तो एकांक आवेश रखने से जो ये रेखाएं निकल रही हैं, ये जो रेखाएं बनी होती हैं, इनकी डायरेक्शन हमें पता चल जाता है। तो इनकी जो डायरेक्शन होती है वो होता है एकांक यहाँ धनावेश से निकलकर ये अनंत की ओर जा रही होती है। यानी कि इन रेखाओं का जो दिशा है वो क्या बता रहा है कि यहाँ धनावेश से निकलकर अनंत की ओर ये रेखाएं जा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पास लिखा हुआ है कि
अकेले धनावेश के विद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं एक धनावेश से प्रारंभ होकर, यानी कि इस धनावेश है, इस धनावेश से प्रारंभ होकर अनंत तक चली जाती हैं। यानी कि हमें पता नहीं है कहाँ जा रहा है, लेकिन ये पता है कि ये धन आवेश से प्रारंभ हो रही हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पास यह है कि एक धनावेश पर एकांक आवेश रखने से एकांक आवेश पर जो लगने वाला बल की दिशा है वो हमें पता चलता है कि यदि हम एक धनावेश पर एकांक आवेश रख देते हैं तो जो रेखाएं होती हैं वो धनावेश से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक चली जाती हैं। ठीक है, ये पहला नंबर चित्र नंबर 1 हो गया, ये ए नंबर है। अभी इस प्रकार से हम कई सारे डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं अगले डायग्राम पर। अब अगले पर चलते हैं फ्रेंड। देखिए यहाँ पास इस डायग्राम में हमने अब इस बार ऋण आवेश रख दिया है। तो ऋण आवेश में यदि आप देखेंगे इस पर यदि हम एकांक आवेश रख देते हैं तो एकांक आवेश रखने से जो इस पर बल एकांक जो आवेश होता है इस पर जो बल कार्य करता है वो आकर्षण बल के कारण जो इन रेखाएं होती हैं इनकी जो दिशा होती है वो ऐसा फील होता है कि ये अनंत से आकर ये ऋण आवेश में एकत्रित हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पास लिखा हुआ है कि एक अकेले ऋण आवेश के विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, ऋण आवेश है और इस अकेले ऋण आवेश के विद्युत क्षेत्र में जो बल रेखाएं होती हैं, यानी कि जो रेखाएं हैं, ठीक है, अनंत से प्रारंभ होती है। यानी कि हमें पता नहीं है कहाँ से रेखाएं आ रही हैं, अनंत से आ रही हैं और अनंत से प्रारंभ होकर ये कहाँ आ रही हैं, ऋण आवेश पर आ रही हैं। यानी कि पूरा चीज यहाँ पास क्या हुआ, यदि लिखा हुआ है कि ऋण आवेश तक आ जाती है। तो यहाँ पास जो बल लग रहा है इनका खेल चल रहा है। पहली बात ध्यान देना, पहले वाले डायग्राम में हमने बताया था कि धन आवेश है और धन आवेश पर एकांक धन आवेश रखते हैं तो इससे धन आवेश से रेखाएं निकलकर अनंत की ओर जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस पर जो एकांक आवेश लगाते हैं तो एकांक आवेश ये जिस बल का अनुभव करता है, यहाँ पास जो जिस बल का अनुभव करता है वो रेखाएं उसी दिशा में जाती है। यानी कि यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा कि ये जो Q आवेश है ये प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। किसका, प्रतिकर्षण, ध्यान देना, प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है जिसके कारण जो रेखाएं होती हैं वो ये धनावेश से निकलकर अनंत की ओर जाती है, यानी कि दूर जा रही हैं। इस पर क्या कार्य करता है, बी नंबर पर, इसमें कार्य करता है आकर्षण बल। आकर्षण बल कार्य करता है। ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। दोनों डायग्राम का जो डिफरेंस है, इसमें जो बल रेखाओं की जो दिशा है कैसे पता करते हैं, तो इनमें जो महत्वपूर्ण चीज वो है बल। ठीक है, तो एकांक आवेश जितने बल का अनुभव करता है और जिस प्रकार के बल का अनुभव करता है उस डायग्राम में यदि आप देखेंगे, चाहे इस डायग्राम की बात करें या इस डायग्राम की बात करें, उनकी बल की रेखाएं जो होती है, इनकी दिशा होती है वही होती है। तो पहले वाले में धनावेश से अनंत की ओर जा रहा है और दूसरे वाले में यदि आप देखेंगे तो ये अनंत से ऋण आवेश की ओर आ रहा है। ठीक है, तो इस चीज को आप नोट डाउन करें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लें इसका। फ्रेंड्स, अगला हम जो बात करने वाले हैं, यदि हम विजातीय आवेश रख देते हैं तब विद्युत बल रेखाओं का क्या प्रभाव होता है, आइए समझते हैं। जैसे कि विजातीय आवेश में, विजातीय आवेश जो प्लस और माइनस को हम विजातीय आवेश कहते हैं। तो यहाँ पास अब ये प्लस आवेश है, यहाँ पास माइनस ऋण है। ठीक है, दोनों के समान परिणाम रखेंगे। समान परिमाण के दो विजातीय आवेश रखने से जो इनकी रेखाएं होती हैं समान होती हैं। यानी कि इसमें रेखाएं ये इस प्रकार से होंगी। हमने एक चीज और आपको बता रहे हैं कि जो रेखाएं होती हैं वो दो तरीके से हो सकता है। ध्यान देना, जो ये विद्युत बल रेखाएं होती हैं, रेखाएं दो तरीके से हो सकता है, एक सीधा और दूसरा वक्र की आकार में। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आपको दोनों चीज देखने को मिलेगा, एक सीधी रेखा, ये सीधी रेखा है, और ये देखिए हल्का सा ये मुड़ा हुआ है, इसको हम बोलते हैं वक्र रेखाएं। ठीक है, तो दो प्रकार की रेखाएं आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार इस ऋणावेश में होगा, जितनी रेखाएं धनावेश में उतनी रेखाएं ऋणावेश में होगी। तो ये
इस प्रकार से कुछ होंगे। वन टू थ्री 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 रेखाएं इसमें भी है, 10 रेखाएं इसमें है, दोनों में समान है। लेकिन अब बात करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण है रेखाओं की दिशा की बात करते हैं। अब यहाँ पर देखने को ये मिलता है कि यहाँ पास जैसे कि हमने पहले वाले डायग्राम में पढ़ा था कि धन आवेश पर यदि एकांक आवेश रख देते हैं तो एकांक आवेश पर जो प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उसके कारण धन आवेश से जो रेखाएं जो होती है निकलती हैं और अनंत की ओर जाती हैं, ठीक है। इस प्रकार से सभी रेखाएं जो हैं निकलती हुई कहाँ जाती हैं, अनंत की ओर जा रही हैं। अब दूसरे वाले डायग्राम में हमने पढ़ा था कि एकांक ऋण आवेश में एकांक आवेश रखने से जो रेखाएं ऋण आवेश पर एकांक आवेश रखने से उस जो एकांक आवेश है वो आकर्षण बल का अनुभव करने लग जाता है, ठीक है। तो आकर्षण बल का अनुभव करने से जो रेखाएं होती हैं अनंत से आती हुई ऋण आवेश पर आती हैं, अनंत से प्रारंभ होती हैं और ऋण आवेश पर चली आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पास आपको एक चीज देखने को मिलेगा, इसमें यदि हम दो विजातीय आवेश लेते हैं तो यहाँ पास एक निष्कर्ष निकलता है कि बल रेखाएं होती हैं वो धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश की ओर चली जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पास एक चीज देखने को मिल रहा है कि विजातीय आवेशों में विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर कहाँ चली जाती हैं, ऋणावेश में चली जाती हैं, ऋणावेश में चली जाती है। ठीक है। तो यहाँ पास क्या देखने को मिल रहा है कि धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश में चली जाती है। अगर हम इनको अलग अलग पढ़ रहे हैं तो अलग अलग में हमें लग रहा है कि धनावेश से निकलकर अनंत की ओर जा रहा है और ऋणावेश में लगता है कि अनंत से आती हुई प्रतीत होती है और ऋणावेश में समाहित हो जाती है। यदि हम दोनों को रखते हैं तो धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश में चली जाती है। तो ये था तीसरा। अब हम अगला जो बात करने वाले हैं दो सजातीय आवेशों के बारे में। यदि हम यहाँ पास अभी धन और ऋण था और धन होंगे तब इसका क्या प्रभाव होता है, आइए देखते हैं इसको। फ्रेंड्स अगला जो है, यदि हम इस पर दोनों में धन आवेश रख देते हैं, ठीक है, दोनों में धन आवेश और जो रेखाओं की संख्या है वो भी समान होगी, ठीक है। तो यहाँ पास जब हम इस प्रकार के दो आवेश लेते हैं तो इसमें जब दो आवेश लिया जाता है तो इसकी जो रेखाओं की जो दिशा होती है वो क्या होता है, जैसा हम ए नंबर डायग्राम में पढ़े थे वैसा है, जैसा कि हमने पहले नंबर में बताया था वैसा ही होता है। लेकिन इसमें एक डिफरेंट है कि यदि दोनों आवेशों को हम पास पास रखते हैं इससे क्या होता है, जो रेखाएं होती हैं, आपको अभी मैंने तीसरे नंबर पर बताया था कि यहाँ पास धन लेते हैं और ऋण लेते हैं तो इससे जो रेखाएं निकलती हैं और इससे रेखाएं निकलती हैं या इससे रेखाएं निकलती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि धन से निकलकर ऋण में जा रहा है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे घूम जाते हैं, जो रेखाएं होती हैं वो ऐसे घूम जाती हैं, यानी कि इस ओर नहीं जाता है, ठीक है, इस धनावेश की ओर नहीं जाता है, जो कि आपको पिछले वाले डायग्राम में देखने को मिला था, ठीक है। तो यहाँ पास क्या होता है, दूर हट जाती हैं, प्रतिकर्षण बल के कारण ये दूर हट जाती हैं, ठीक है। तो ये रेखाएं क्या होती हैं, दूर हट जाती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पास आप देखेंगे कि यहाँ पास धनावेश है, एकांक धनावेश रख देते हैं। इसमें क्या होता है, प्रतिकर्षण बल का अनुभव कारण जो रेखाएं होती हैं ये धनावेश निकलकर बाहर की ओर जाती हैं, ठीक है, ये बाहर की ओर जा रही हैं। ये एकांक धनावेश है, ये धनावेश है, इस पर एकांक धनावेश रखते हैं, इसमें भी प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। इसके कारण भी ये रेखाएं क्या होती हैं,
ये बाहर जाती हुई प्रतीत होती है, धनावेश से बाहर की ओर जा रही है। ठीक है, लेकिन जो रेखाओं की संख्या क्या है, समान है, समान परिमाण के कारण। ठीक है, तो इनके अगर हम इसके बीच एक यन ध्रुव रख देते हैं, एक यन बिंदु रख देते हैं, तो ये यन बिंदु है जिस पर विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है। यानी कि ना तो ये इस ओर जाएगा ना ये इस ओर जाएगा, बीच में, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि दो सजातीय आवेशों को यदि हम आपस में रखते हैं तो उनकी जो रेखाएं होती हैं एक दूसरे से दूर हटती हैं। ये किसके कारण होता है, प्रतिकर्षण बल के कारण होता है। ठीक है, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। इसके पहले जो हमने बताया तो वहां पास आपको आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों का मेल आपने देखा, लेकिन यहाँ पास दोनों पे धनावेश है, जिसके कारण इसमें क्या हो रहे हैं, प्रतिकर्षण बल का अनुभव के कारण ये जो रेखाएं होती हैं धनावेश से निकलती हुई प्रतीत होती है और वो कहाँ जा रही हैं, अनंत की ओर जा रही है। ठीक है, तो ये चीज है। अब हम ये जो हम अगला पढ़ने वाले हैं, जैसे कि अभी हम बता रहे थे कि इसमें रेखाओं की संख्या क्या है, समान है। यदि रेखाओं की संख्या समान ना हो तो जो यहाँ पास हम न्यूट्रल पॉइंट है, ये बिंदु रखे हुए हैं, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको थोड़ा सा हम देखते हैं। अगला ये डायग्राम देखने वाले हैं। इस डायग्राम में आपको देखने को मिलेगा कि इस वाले धनावेश पर 10 रेखाएं हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 लाइन है इस पर, और इसमें यदि आप काउंट करेंगे तो इसमें 9 लाइन होंगे, 9 लाइन होंगे, 8 लाइन होंगे, यानी कि दोनों की जो लाइनिंग होगी वो इक्वल नहीं होगा। तो जब इक्वल नहीं होता है तब क्या होता है कि जो अगर हम इस दोनों आवेशों के सजातीय आवेशों के मध्य यदि यन बिंदु रखते हैं तो जो यन बिंदु होता है वो उस ओर खिसक जाता है जिस ओर लाइन कम होती है, जिस ओर परिमाण कम होता है। ठीक है, तो जो यन बिंदु हम रखते हैं तो ये यन किस ओर खिसक जाता है, कम परिमाण वाले आवेश की तरफ खिसक जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं यहां पास कि जब दोनों आवेशों के परिमाण बराबर हो, यानी कि पिछला वाला डायग्राम, ठीक है, बराबर हो, तो यन बिंदु मध्य में होता है और यदि दोनों आवेशों के परिमाण असमान हो तो यन बिंदु कम परिमाण वाले आवेश के नजदीक होगा। ठीक है, बस ध्यान देना। सबसे पहले हमने बताया कि दो आवेश हैं, दोनों के समान परिमाण है, तो उस पर यदि हम बीच में यानी तो वो मध्य में ही रहता है, जिसका परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। अब इस पर क्या हो रहा है, अब आगे यदि हम बात करते हैं, यदि परिमाण असमान हो, ठीक है, जब परिमाण असमान होता है तो यन रेखाएं जो यन बिंदु जो होता है ये कहाँ किस ओर खिसक जाता है, ये उस ओर खिसक जाता है जिस पर जो परिमाण का मान है वो कम होता है। जैसे अगर इस पर कम होता तो यन बिंदु यहाँ पास खिसक जाता, इस पर कम है इसलिए यन पॉइंट जो यन बिंदु है इस ओर खिसक गया है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें आपको समझ में आई होगी। एक एक चीज हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। फिर भी यदि आपको कहीं भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइए। अगले क्लास में हम सारी चीज कवर करेंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले क्लास में और एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। जय हिंद।